नी मैं ठीक नहीं आ तेरे बिन। लाइव हो गया हूं मैं। सत श्री अकाल वीरो, की हाल चाल तुहाडा? सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। आजा काका ऋषिकेश लिखता है देर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ योर्स। थैंक यू मेरे वीर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल। एक ओंकार पवन पुत्र धर्मेंद्र सिंह, तानू भी दिलों दिलों प्यार बई काका, दिलों प्यार बई। पुत्र सीपीओ की नोटिफिकेशन कल आ गई आ ते तुसी तैयारी कर दो, नाल मेरे चलते रहो, प्यार नाल चलते रहो, सारी कहानियां तुहानू समझा जाऊंगी। आ जाओ जी, आ जाओ। अर्जुन कहंदा सी तुहाडे पढ़ाउण दे तरीके दा मैं दीवाना हाँ। सो नाइस ऑफ यू। की लिखिया है इसनू? अज नजारा आ गया। आया भी रमनदीप काका। आयो सारे काके। आ जाओ सारे। थैंक यू अग्निश, थैंक यू सो मच। आ जाओ सारे ही सारे, मौजा ही मौजा लेनी अज। अज मैं माहौल बनाना है आज। आ जाओ सारे शिकारे आ जाओ। पंजाब से कौन कौन है? पहले पंजाब से आने वाले लोग जरा है। गबरू होंदे हैं, पंजाब दे पुत नहीं होंदे, पंजाब दे गबरू होंदे हैं। नलायक, कुछ पता नहीं तेनू। हाँ भाई शिकारी हो, आ जाओ भाई। मैं तो सर की स्माइल का डाई हार्ड फैन हूं। थैंक यू बडी, यो मैन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू। प्रीत सत श्री अकाल पुत्र। रमनदीप ही पंजाबिया। चलो एक छोटी सी गल करदा मैं तुहाडे गल। आज सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सब पंजाबी क्यों कर रहे हैं। भाषा पर हेलो धनंजय, यू आर फ्रॉम ओडिशा। भोजपुरी कल बोलूंगा, आज मेरा पंजाबी मूड है, आज मैं पंजाबी में बात करूंगा। सो नाइस ऑफ यू। जो इतनी सारी बातें आप दिल से लिखते हैं तो इतनी सारी बातें आप लिखा करो यार, फेसबुक पर फॉलो करो यार, अभी अभी फेसबुक पर फॉलो करो फटाफट से। फेसबुक पर मेरी आईडी फॉलो करो, सर्च करो गोपाल वर्मा नाम से आपको आईडी मिलेगी। और यो यो हनी सिंह नाल मैं सोखे गाने गाँदा सी उथे। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। सत श्री अकाल गुरदास साहब। तुहाडे नां दे विच ही मैं क्या जी चढ़दी कला है बई। गुरदास, तुसी गुरदास मान हो, मेरे दिल दी शान हो पुत्र। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्टूडेंट से सर हिंदी बोलो प्लीज। ओके डियर स्टूडेंट, मैं आपका गोपाल वर्मा आप सभी के सामने इंग्लिश की बात करने के लिए फिर से हाजिर हुआ हूँ। समय बचाने के लिए कहानी शुरू करते हैं। खैर ये तो थोड़ा सा हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि भैया कहानी लेके जानी है बहुत लंबी चौड़ी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा माहौल बन लेगा, हंस लेंगे आपके साथ। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, कहानी को शुरू करते हैं। हम लोगों ने कमेंट वाले सेक्शन पर अब थोड़ा सा अपने हाथों को रोकें और मुद्दे की बात शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इडियम्स आप लोगों के साथ हम लोगों ने कल डिस्कस की कलरलेस एस्पेक्ट को लेकर। आप लोगों के इडियम्स की एक शीट दी गई है ग्रीन कलर के नाम पर। तो बच्चों आओ इस ग्रीन कलर की शीट को फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। 7 इडियम्स आपको दिए गए हैं, एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं, फिर माहौल सेट करेंगे अपनी पढ़ाई का। ठीक, तो सबसे पहला हमारे सामने मैं ईडीएम वाली शीट की बात कर रहा हूं। ईडीएम्स वाली जो शीट है, शीट नंबर 4 पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और ईडीएम नंबर 4 पर हमारे सामने सबसे पहले लिखा टू बी ग्रीन। क्या लिखा बच्चों, पढ़ो जरा। टू बी ग्रीन, तो इसका मतलब समझ में आता है इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस्ड या फिर अगर हम कहें तो एक ऐसा इंसान जो इमैच्योर है। फाइन,
अगर हम कहने की कोशिश करें दैट पर्सन इज ग्रीन इन दिस जॉब, ठीक है, इसका मतलब वो उसको एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी इडियम लिखी है बच्चों, ग्रीन विद एनवी। इसको अगर हम कहें ग्रीन विद एनवी तो इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनवी। एनवी का मतलब अगर हम कहें तो एक जलन होती है, और एनवी एक ऐसी जलन होती है जब आप किसी दूसरे के पोजेशन को देखकर जलते हैं। जैसे कि आपके दोस्त के पास, अगर आपके दोस्त के पास एक महंगी गाड़ी है और आपके पास एक दूसरी गाड़ी है, तो आप उसकी गाड़ी को देखकर थोड़ा सा जेलस फील करते हैं, आपके दिल में थोड़ा थोड़ा सा चिंगारी कोई भड़के। एक नेक्स्ट कैटेगरी पर हम काम करते हैं जिसे ग्रीन विद एनवी का मतलब है फुल ऑफ एनवी या फिर अगर हम कहें तो जेलसी। जैसे इन दोनों शब्दों में फर्क होता है, बात करेंगे बाद में। गिव समवन द ग्रीन लाइट, इसका मतलब टू अलाउ समवन, ठीक है ना जी, टू अलाउ समवन। जब आप किसी को किसी काम के लिए इजाजत देते हैं वो इस कैटेगरी में आता है। एक अगला शब्द आता है ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मतलब क्या समझ में आता है, जब हम देखो ये तो एक नॉर्मल सी इडियम है कि दूसरे की थाली में ज्यादा खाना लगता है या दूसरे की जिंदगी में ज्यादा सुख महसूस होता है ना। तो इसका मतलब होता है टू एज्यूम द अदर पर्सन मोर हैप्पी। जब आप किसी दूसरे इंसान को ज्यादा खुश देखना या महसूस करते हैं अपने से, तो उसे हम लोग उसी को कॉन्टेक्स्ट को हम कहते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। एक अगली कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा एरिया, एन एरिया, ये तो हर जगह पर मिलती है ग्रीन बेल्ट, एन एरिया सराउंडेड बाय ट्रीज। जिस एरिया के चारों ओर बहुत सारे ट्रीज लगा दिए जाते हैं उसे हम ग्रीन बेल्ट कहते हैं। फाइन। एक अगली बात आती है दोस्तों जिसे हम कहते हैं ग्रीन थंब। ग्रीन थंब की अगर हम बात करते हैं बिल्कुल जी, समवन एडिक्टेड टू गार्डनिंग। एडिक्टेड टू हम कहने का मतलब समझ में आता है जिस इंसान को शौक होता है या जिसका हाथ गार्डनिंग में बहुत एक्सपर्ट होता है, जो बहुत इंटरेस्ट के साथ गार्डनिंग करता है। नंबर 7 पर आता है ग्रे एरिया, या ग्रे एरिया के साथ अगर हम इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो समथिंग विदाउट क्लियर रूल या फिर आंसर। यानी कि एक ऐसी बात जिसका कोई क्लियर आंसर हमें नहीं मिलता, जिसका कोई क्लियर रूल हमें नहीं पता, बिना नियम के या बिना आंसर के जब कोई बात हमारे सामने कही जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इस बातचीत को हम लोग थोड़ा लेकर आगे, जो बात आगे हमें लेकर चलनी है उसे समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बार इससे फटाफट से नजरें निकाल लीजिए। छोटी छोटी इडियम्स थी जो ग्रीन कलर के बेसिस पर हम लोगों से पूछी जाती हैं। चलिए दोस्तों, पिछली क्लास तक हम लोगों ने एडजेक्टिव्स के बारे में बात की थी और एडजेक्टिव्स के टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे और एडजेक्टिव की इस बातचीत को हम लोग लेकर चलते चलते करेक्ट यूसेज पर जाकर रुके थे। करेक्ट यूसेज की कथा आज हम लोगों को शुरू करनी है और आज हम इस डिस्कशन को अपने कल के ही अंदाज में लेके चलेंगे। मैं आप लोगों के सामने एक एक करके चीजों को डिस्कस करता चला जाऊंगा। लिखने का काम आप लेक्चर के खत्म होने के बाद आराम से देखकर कर सकते हैं। टोटल फोकस आपका मेरी बातों पर हो, आपके कान में हेडफोन्स हो, हर बात के साथ आप मेरे साथ साथ जहां मैं आप लोगों को बुलवाना चाहूँ आप बोलने का काम करें, जिससे आपका और मेरा दोनों का समय बचे और हम लोगों का एक बहुत खूबसूरत पिकअप मेंटेन हो। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं करेक्ट यूसेज पर।
जब करेक्ट यूसेज की हम बात करते हैं तो सबसे पहले दो एडजेक्टिव्स का हम लोग जिक्र करते हैं, एक हमने लिखा सम और एक हम लोगों ने लिखा एनी। जब सम की हम बात करते हैं तो सम और एनी दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है, कुछ कुछ ये यूज होते हैं एट्रीब्यूटिव। कल की क्लास में हमने समझा था कि एडजेक्टिव के बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं, एक नाउन से पहले जिसे एट्रीब्यूटिव फंक्शन हम कहते हैं, एक वर्ब के ठीक बाद जिसे प्रेडिकेटिव फंक्शन हम कहते हैं। सम और एनी का जो फंक्शन है बेसिकली पेपर हमसे पूछता है एट्रीब्यूटिवली, ए का मतलब एट्रीब्यूटिवली जब हम इसे यूज करते हैं तो नाउन से पहले, अब किस तरह का नाउन हो, चाहे लिखा हुआ नाउन काउंटेबल हो चाहे लिखा हुआ नाउन अनकाउंटेबल हो, तो इनसे पहले हम सम का यूज करते हैं। ठीक इसी तरह एनी के साथ भी हम लोग काउंटेबल या अनकाउंटेबल कोई भी नाउन यूज कर सकते हैं। आगे हम चले तो सम का यूज हम करते हैं सिंगुलर या प्लूरल किसी भी नाउन की तरह से, लेकिन एनी का जिक्र करें तो ये यूज होता है सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, अब इनके जो बेसिक डिफरेंस शुरू होते हैं वो यहां से शुरू हुए कि हम सम का जब जिक्र करते हैं तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज होने वाला शब्द हुआ। एनी का अगर हम लोग यूज करने की कोशिश करें तो इसको हम लोग यूज करते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब अगर इन दोनों के फर्क को हम समझने की कोशिश करें, जैसे अगर मैं कहना चाहूं आई सॉ सम बुक्स, तो इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूं तो आई, नेगेटिव बनाने के लिए हमने कहा डिड नॉट सी, जैसे ही नेगेटिव के लिए नॉट हमने यूज किया, हटाकर इस सम की जगह हम लोगों ने लिखा एनी, और इस एनी के मुताबिक इस बुक्स को भी हम लोगों ने सिंगुलर किया बुक। ठीक है जी, अरे हाँ या ना, छोटी सी बात थी। अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं दे आस्क्ड फॉर सम शुगर, अब देखो इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर नेगेटिव हम बनाने की कोशिश करें तो दे डिड नॉट आस्क फॉर, अब देखो नेगेटिव होने की वजह से इस सम को हटाकर हमने चुना एनी, शुगर है ही अनकाउंटेबल तो अनकाउंटेबल इसके जिक्र में साथ साथ हमने लिखा। फिर हम लोगों को याद आती है एक अगली बात कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने की जगह कभी कभी हम लोग कुछ नेगेटिव वर्ड्स का भी यूज करते हैं। थोड़ा ध्यान से इस चीज को देख लीजिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी हैं जो अपने आप में ही नेगेटिव हैं, अगर हम इनका यूज करते हैं तो हमें नॉट का यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे शब्दों की अगर मैं लिस्ट बनाना चाहूं, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, रेयरली, स्केर्सली अगर और भी शब्दों की हम बात करें तो काफी सारे ऐसे नेगेटिव शब्द हैं, और कई सारे नेगेटिव शब्दों में अगर हम बात करना चाहें तो ऐसे नेगेटिव शब्दों के लिए अगर हम देखें तो हम लोग एनी का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहने की कहूं शी हार्डली नोज सम फॉर्मूले, तो आप अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखने का काम करें तो हार्डली एक अपने आप में यूज किए जाने वाला शब्द नेगेटिव है, इसका यूज करें तो नेगेटिव का मतलब ये नॉट बताने का ही काम करता है, और इसी की वजह से सम को हटाकर आपने चुना एनी। देखो एक बात याद आ रही है, नाउन में हमने समझा था ये शब्द अपने आप में प्लूरल है, एनी लगाने की वजह से इसको हम सिंगुलर बनाने की कोशिश करेंगे, और ये हुआ हमारी तरफ से एक शब्द तैयार, सिंगुलर फॉर्मूला। क्लियर होगी बातचीत? फाइन। इसी सम और एनी का एक फर्क और हम लोगों से एग्जामिनेशन पूछता है, उसे भी थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर गए और आप सभी के सभी लोग इकट्ठे बैठकर डिनर कर रहे हैं, सभी के सभी लोग बैठकर इकट्ठे डिनर कर रहे हैं, और अचानक से आप सारे तो एक साथ बैठे हैं और बेडरूम से अगर मान लीजिए कोई आवाज आपको सुनाई दे तो आपका सवाल क्या होगा? इज देयर समवन या फिर इज देयर एनीवन? क्या सवाल पूछेंगे? ये सोचने की बात है। फाइन। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके घर पर कोई मेहमान आता है तो आप उस मेहमान से एक सेंटेंस पूछते हैं, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, या फिर आप क्या कहते हैं? एनीथिंग। क्या पूछते हैं? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग और एनीथिंग? इस बात को लेकर एक नियम तैयार होता है, ध्यान से समझने का काम करें। हमारे सामने लिखे हुए किसी भी सेंटेंस के अंदर जब भी हम किसी डाउट को रिफ्लेक्ट करते हैं, किसको रिफ्लेक्ट करते हैं?
डाउट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो डाउट को रिफ्लेक्ट किया जाता है एक प्यारे से शब्द से एनी, चाहे हमारा सेंटेंस पॉजिटिव, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर हम किसी भी इंसान के सामने मेंटेन करते हैं रिक्वेस्ट या फिर ऑफर, तो रिक्वेस्ट या ऑफर को मेंटेन करने के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सम। और अधिकतर ऐसी जो बातचीत है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही पूछी जाती है। आप अपने घर पर हैं, सारे लोग इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, बेडरूम से अगर कोई आवाज आए तो आप उस आवाज को कंफर्म करेंगे, डाउट है कि होना तो कोई नीचे, फिर आवाज किसकी। इसी लिहाज से आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं एनीवन। आप किस घर पे मेहमान आए, आप उससे पूछते हैं वुड यू लाइक टू हैव समथिंग और एनीथिंग। बात रिक्वेस्ट या ऑफर की है, इसीलिए आप लोग यहाँ क्या चुनते हैं, समथिंग। बड़े ध्यान से इस बातचीत को देखें, फिर चलते हैं आगे। देखें, सुने, समझें। लिखने का काम प्लीज रिक्वेस्ट है आराम से करें। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, लिखने का काम करें आराम से, क्योंकि लिखने के लिए समय आपको ज्यादा लेना पड़ता है और उससे डिस्टरबेंस ही बढ़ती है। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है सम और एनी के डिफरेंस को हम लोगों ने समझा। काउंटेबल, अनकाउंटेबल और सिंगुलर प्लूरल होने के छोटे छोटे कायदे किस तरीके से एग्जामिनेशन हमसे पूछता है। करेक्ट यूसेज के दायरे को अब हम लोग समझने का काम करेंगे और बेइंतहा इनसे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। फाइन, उसके बाद हम चीजों को आगे समझेंगे। मैं आपके सामने कुछ फ्रेजेस लिख रहा हूं, उन फ्रेजेस को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें और जो सही आपको नजर आए तो अपनी जबान से सही जवाब दें, और नहीं है तो ना। बिल्कुल आप लोग कमेंट्स पर ध्यान ना दें बच्चों, कमेंट्स का ध्यान मैं बीच में आप लोगों से लेता रहूंगा। कमेंट पर ध्यान देना आपका टाइम वेस्ट है। दूसरी बात, आपका साथ साथ लिखना टाइम वेस्ट है। मैं जहां आपको कहूं लिखो तो आप लिखना, अदरवाइज बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें, जवाब देते रहें। ध्यान से सुनना, जवाब देना, ये भी अपने आप में काफी है। मेरे सामने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं, इन एक्सप्रेशंस पर जरा ध्यान से समझने देखने की कोशिश करें और जरा सोचें और मुझे बताएं कि आपके हिसाब से इन सभी के सभी लिखे हुए छोटी छोटी बातों में आपके हिसाब से किस में कौन सी बातचीत को सही कहा जाए और कौन सी बात को गलत कहा जाए। ठीक है, एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। तो क्या नो कमेंट्स कहना ठीक है? नो क्वेरीज, नो एक्सपेक्टेशंस, नो स्टूडेंट, नो रीजन एटसेट्रा। अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इन सभी के पीछे एक वजह काम करती है, वो समझने का हम काम करते हैं। नो के साथ हम हमेशा एक ही तरह का नाउन प्रेफर करते हैं और वो हुआ सिंगुलर नाउन, और इसी वजह से हम इसके साथ जोड़ते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। शायद बहुत पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता चुका हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ ही आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चलता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चलता है, और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान से समझे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो नो के साथ हम लोग यूज करते हैं हमेशा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन होने का क्या तर्ज है समझना शुरू करेंगे। पहले एक बार इस पर आ जाएं। हम लोगों ने यहां नो के साथ लिखा देखा कमेंट्स,
बच्चों हमें चाहिए सिंगुलर नाउन, तो कमेंट्स कहना पूरी तरह गलत हुआ। अब देखो कितनी ही सेलिब्रिटीज हैं, कितने ही लोग हैं, उनसे कोई भी चीज अगर पूछें आप लोग तो सवाल पूछते ही वो जवाब देते हैं नो कमेंट्स। क्या ये कहना ठीक है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, उन्हें सलाह दें कि गोपाल वर्मा सर का बैच ज्वाइन करें, 24 सितंबर को आ रहा है यो नाड़। ठीक है, हम गलत सुनते हैं, इसी वजह से हम गलत बोलते हैं। मेरे सामने आता है नो क्वेरीज, बिल्कुल गलत हुआ बच्चों। टीचर्स भी गलत बोलते हैं, करेक्ट कहा जाए नो क्वेरी। ठीक है जी, क्योंकि नो सिंगुलर के साथ यूज की जाने वाला शब्द है। नो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ठीक नहीं है कहना, नो एक्सपेक्टेशन। नो स्टूडेंट कहना सही हुआ, नो रीजन कहना सही हुआ। आप किसी के पास गए, आपने किसी को कहा ए चल मूवी देखने चलते हैं, सामने वाली ने कहा नो वेज, तो आप उसे समझाओ देख बहन रोडवेज होता है, नो वेज कहना गलत है। ठीक है, तो नो वेज कहना गलत हुआ, ये पेपर पूछता है नो वे। ठीक है, अगले शब्द की बात को समझने की कोशिश करता हूं मैं। देखो मेरे दोस्तों, एक बड़ा प्यारा शब्द मैंने लिखा आपके सामने, मीन। अगर आप इस मीन को ध्यान से समझें तो मीन बेसिकली एक वर्ब है। वर्ब का मतलब हुआ टू इन्फर, कही गई बात का अर्थ निकालना। जैसे आप किसी से पूछते हैं व्हाट डू यू मीन, बोलते हैं भाई, आप कभी कभी किसी इंसान से पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा किसी बात के कहने का। ठीक है ना, इसी मीन को आप एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं जिसका अर्थ होता है सेल्फिश। सेल्फिश का अर्थ हम लोग जानते हैं स्वार्थी। हिंदी बताना मजबूरी बन जाता है, वरना हिंदी से ताल्लुक कॉम्पिटिटिव लेवल का स्टूडेंट कभी नहीं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं शकुनी वॉज अ सेल्फिश मैन। अब शकुनी वॉज व्हाट मैन, नाउन हुआ, व्हाट काइंड ऑफ मैन, सेल्फिश, यानी कि ये अपने हिसाब से किस चीज का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फाइन, इसी मीन को अगर हम लोग नाउन की तरह यूज करना चाहें तो इट बिकम्स मीन्स, और यही शब्द अपने आप में सिंगुलर, यही शब्द अपने आप में प्लूरल, और इसकी अगर हम बात करें तो ये हुआ सोर्स, साधन। जैसे आप लोग घर पर बात करने के लिए यूज करते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप अगर कहने की कोशिश करें तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, तो ये मीन्स की बात हमारे सामने आई। फाइन, तो जब मीन्स अपने आप में एक नाउन की तरह काम करने वाला शब्द है तो बच्चों नो के साथ ये मीन्स अपने आप में बिल्कुल सही है। आगे लिखा हम लोगों ने नो शूज। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नो के साथ सिंगुलर नाउन हमें चाहिए। अब अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो शूज शायद नाउन के दौरान हमने पढ़ा तो ये प्लूरल शब्द होता है, तो इसको हमें सिंगुलर बनाने के लिए शूज का शू बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसे सिंगुलर बनाएं, नो पेयर ऑफ शूज, नो पेयर ऑफ शूज। पीपल अपने आप में प्लूरल है शब्द, तो इसे भी ठीक किया जाए तो नो पर्सन कह देना अपने आप में सही हुआ। नो आइडिया अपने आप में बिल्कुल सही हुआ। बात समझ रहे हैं? अब देखो इसकी वजह को समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखो बच्चों, आपके सामने ग्रामेटिकली अगर समझाया जाए, आपके सामने कोई भी इंसान, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु या कुछ भी आपके सामने आए, आपका ओपिनियन दो में से एक होता है। या तो वो चीज आपके सामने सिंगुलर हुई यानी कि एक, या फिर वो चीज क्या हुई, प्लूरल हुई। अब अगर मान लो आपके सामने कोई भी चीज आती है वो सिंगुलर हुई या फिर प्लूरल हुई। अगर मान लो आपके सामने जो भी चीज आ ही रही नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आ ही नहीं रही है, आपके सामने कोई है ही नहीं, तो उसे क्या कहोगे, सिंगुलर या प्लूरल? तो जो चीज नहीं है ग्रामेटिकली हम उसे सिंगुलर मानकर चलते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम लोगों ने सिंगुलर कहने के नाते यहां पर सिंगुलर नाउन को चुना और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को चुना। आपका एग्जामिनेशन सवाल देता है आप लोगों को, नो चिल्ड्रन आर अलाउड हियर। तो भैया इस नो के साथ जब आपने चिल्ड्रन को मना ही कर दिया है तो कोई बच्चा होना ही नहीं चाहिए वहां पर उस जगह पर, तो इसका मतलब नो के साथ चाइल्ड अगर आप कहोगे ज्यादा बेहतर है। नो का मतलब नहीं, और जब कोई चाइल्ड है नहीं तो सिंगुलर की बात करो, और इसीलिए आर को हटाकर ज्यादा बेहतर हुआ कहना इस। ठीक है बच्चों, पेपर आपके सामने एक सवाल और देता है, जैसे मैं अगर कहूं नो बॉय एंड नो गर्ल is are in his her their
क्लास। अगर इस सेंटेंस को मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो अभी अभी हमें एक बात समझ में आई कि नो का मतलब है ही नहीं, और जो है ही नहीं उसको हम लोग फिलहाल के लिए सिंगुलर मानकर चलते हैं। कायदे से अगर देखा जाए तो नो के साथ बॉय हमने जोड़ा, नो के साथ अगर हमने बॉय को जोड़ा तो इसका तो कोई मीनिंग रहा ही नहीं, खत्म। अब अगर इसका मीनिंग नहीं रहा तो इसके साथ जो एंड जुड़ रहा था इसका भी मीनिंग नहीं रहा। बात को ध्यान से समझना, मीनिंग नहीं है। अब अगर इसका मीनिंग नहीं है तो सब्जेक्ट के नाम पर भले ही लिखा हो, जब मीनिंग ही नहीं तो क्या काम करना है। तो हम लोग अब मीनिंग के आधार पर आगे चले तो नो के साथ गर्ल हमें जुड़ा हुआ देखा। अब इसी गर्ल के अकॉर्डिंग इज हमने यूज किया, इसी गर्ल के अकॉर्डिंग हमने आगे आर का यूज किया। ये आपका पेपर क्वेश्चन देता है। फिर ध्यान से सुने, नो जिस शब्द के साथ हम लोग जोड़ते हैं वो है ही नहीं, और जो नहीं है उसे हम सिंगुलर मानते हैं। ठीक, अब यहां पर लिखा है नो बॉय एंड नो गर्ल। अब देखो ध्यान से समझ में आएगी बात कि नो के साथ अगर बॉय लिखा है, अगर ये एंड नो गर्ल लिखा नहीं होता तो नो बॉय अपने आप में सब्जेक्ट की जगह कुछ तो रखूंगा मैं। नो बॉय अगर यहां लिखा है तो इस नो बॉय को लिखने का मतलब मुझे समझ में आता है कि कोई बॉय है ही नहीं। जब कोई बॉय नहीं है तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा। आगे एंड लिखा है तो इसका भी मीनिंग नहीं रहा। ठीक है, तो बचा सिर्फ और सिर्फ क्या चीज, नो गर्ल। अब इस नो गर्ल के मुताबिक आपने इस को चुना और इसी के मुताबिक आगे हर को चुना। बड़े ध्यान से एक बार इस कहानी को देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी का हिस्सा समझ आ गया होगा। खैर, एग्जामिनेशन इसको बार बार पूछता है, थोड़ा ध्यान रखें। और लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है ये तो एग्जामिनेशन बार बार पूछता ही है। मैं फिर कह रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। और कुछ टीचर्स, कुछ स्टूडेंट्स पहले दिन से ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझना समझाना शुरू करते हैं। बर्बाद है वो खेल। जिन लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने का आनंद नहीं लिया वो भैया सीधे तुक्के लगाना सीखते हैं, रट के बैठ जाते हैं और सोचते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खेल खराब है। आगे मैं मिलाना चाहूंगा कुछ और एडजेक्टिव्स के साथ। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, अपने विचार बनाएं, सोचें, फिर मैं आंसर्स पर काम लेकर चलूंगा। मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, एक बार फटाफट से नजरें निकाल लें और अपना माइंडसेट करें, फिर चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं।
इन सभी के आंसर्स को अगर तैयार करना है तो लॉजिकली समझें। मैनी का जब हम जिक्र करते हैं तो ये यूज होता है बेसिकली एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। मैनी के साथ जब ए को हम लोग जोड़ते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, और ये यूज होता है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। जब बात हम करते हैं मच की तो ये यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब इस बात की तर्ज को समझना मेरे दोस्तों, आप लोगों को नाउन अगर ठीक से पता है तो आप इन शब्दों को एट्रीब्यूटिवली यूज करना सीख सकते हैं। खैर, लीव द थिंग्स पास्ट। हमारे सामने लिखा हुआ ये शब्द लिखा स्टूडेंट्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ, इसी वजह से हम लोगों ने चुना इसके लिए एक प्यारा सा शब्द मैनी। स्टूडेंट का अगर हम जिक्र करते हैं तो ये हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसी वजह से हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो हुआ आपका एक शब्द मैनी अ। अगले शब्द की अगर मैं बात करना चाहूँ जेंट्री, मुझे याद आ रहा है नाउन के दौरान हमने इस शब्द को सीखा था, ये प्लूरल की तरह यूज होने वाला शब्द है, इसलिए हमने इसके लिए यूज किया मैनी। मैं फिर कह रहा हूं जिसका नाउन ठीक नहीं है वो गड़बड़ करेगा। बच्चों नाउन अपना बार बार देखते रहे, रिवाइज करते रहे, ताकि आपकी चीजें क्लियर होती जाएं। हाउ, मनी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन हुआ, इसलिए आप यूज करते नजर आए मच। अब देखो ऐसा सवाल हमारे पर को कंफ्यूज करता है, मैनी अ की वजह से सिंगुलर मैन हैज बनाए या फिर इसकी वजह से इस ए को हटाएं। तो ऐसी कंफ्यूजन पेपर में लिखी मिले तो आगे आप लोगों को हमेशा एक प्रोनाउन मदद करने के लिए तैयार खड़ा रहे। अगर इसे मैं देखता हूं तो ये बात प्लूरल की कर रहा है, प्लूरल के हिसाब से ये चीजें अपने आप में ठीक है, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर इस ए की हमें जरूरत नहीं है। कृपया ध्यान दें, उसके बाद चलते हैं आगे। एडजेक्टिव्स के करेक्ट यूसेज एग्जामिनेशन आप लोगों से पूछता है, ये आपके पेपर का फेवरेट भी बन जाता है। एक अगली बात को आप लोगों से मैं मिलाने की कोशिश करता हूं, और अगली जो बातचीत है हमारे सामने काफी सारे शब्दों से मैं मिलाना चाहूंगा। फर्स्ट, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, लेटर, लास्ट, लेटेस्ट। थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो अगर हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये बेसिकली 6 शब्द हैं, इकट्ठे मिलते हैं, कंफ्यूज करते हैं। जब हम इस फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट का मतलब हमें समझ में आता है कि जब हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं, क्या कहा, बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी चीजें हैं, उनके क्रम की हम बात करते हैं, और इसके क्रम में जो सबसे पहले आया उसे हम फर्स्ट से बताते हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है, ये बताने की कोशिश करता है क्रम, जब संख्या हमारे सामने 2 से ज्यादा हो। ठीक है, तो 2 से ज्यादा की संख्या में जो सबसे पहले मिला उसे फर्स्ट हमने कहा, और जो सबसे आखिर में हमें मिला उसे हम लोगों ने कहने की कोशिश की लास्ट। यानी कि ये भी हमें बताने की कोशिश करता है ऑर्डर, और ऑर्डर को ही शायद हम हिंदी में कह सकते हैं क्रम। ठीक है, मैं अगर इस बात को कायदे से समझने की कोशिश करूं तो एक सेंटेंस लिखा जा सकता है, हु इज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। बेसिकली इज ना कहकर यहाँ वॉज होना चाहिए। ठीक है, तो आप सीक्वेंस जब बनाना चाहें, लिस्ट बनाना चाहें, तो लिस्ट में सबसे पहले जिस इंसान का नाम आ रहा है वो हुआ आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, फर्स्ट की अगर मैं बात करना चाहूं तो है ना, क्रम की बात हुई। फर्स्ट का ही ऑपोजिट आपका होता है लास्ट। जब फॉर्मर की हम बात करते हैं तो फॉर्मर सिर्फ 2 तक संबंधित हुआ, और 2 में जो पहले पर आया वो फॉर्मर हुआ, और जो दूसरे पर आया उसे हम लेटर कहते हैं। यानी कि ये भी हमारे सामने क्रम बताता है, लेकिन जब संख्या सिर्फ 2 की हो, जब संख्या सिर्फ 2 की हो। मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं आपसे, हु इज द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया। अब अगर मैं फॉर्मर की बात करता हूं तो आपके प्रधानमंत्री की लिस्ट तो बहुत सारी है,
अरे हाँ है ना। लेकिन प्रधानमंत्री की लिस्ट में जो आ रहा है जिसका नाम अभी के लिए पीएम हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो इन्हीं से ठीक पहले जो आप लोगों के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। बात यहाँ पर ये समझ में आ रही है कि हम फॉर्मर लेटर दो के ही क्रम की बात में लेकर चलते हैं। तो फॉर्मर कहने का मतलब हमें समझ आ रहा है कि अभी तो हम इसी को जानते हैं प्रधानमंत्री नाम से, इस इंसान को, से पहले जो आया उसका जिक्र। जैसे अगर मान लो मैं एक सवाल लिखता हूं, ए एंड बी आर फ्रेंड्स, एक मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशन तैयार कर रहा हूं, ए एंड बी आर फ्रेंड्स, द लेटर इज 3 more than half of the former। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को कैसे बनाया जाए? देखो बच्चों, लेटर बात करता है, जब दो के क्रम की मैं बात करूं तो लेटर बात करता है जो क्रम में दूसरे पर आए। फॉर्मर हम बात करते हैं जो दो के क्रम में पहले पर आए। तो इस हिसाब से अगर इक्वेशन तैयार किया जाए, लेटर का जिक्र पहले लिखा, इज इक्वल्स टू 3 मोर, ये हुआ 3 मोर देन हाफ ऑफ द फॉर्मर। इज माय पॉइंट क्लियर? तो मैं यहाँ पर आपको मैथमेटिकल बातचीत नहीं बताना चाहता था, सिर्फ आपको सीक्वेंस बताने की मैं कोशिश करना चाहता था। फाइन। जब फॉरमोस्ट की हम बात करते हैं तो फॉरमोस्ट का मतलब हमें समझना होता है मोस्ट रिमार्केबल। मोस्ट रिमार्केबल का मतलब होता है जिसका जिक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है, जिसका जिक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ता है। जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूं, हु इज द फॉरमोस्ट टीचर इन योर लाइफ, तो आप उसी टीचर का जिक्र करोगे जिसने आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश, आपके लिए सबसे ज्यादा कंसर्न, आपके लिए दिल जान से मेहनत की। मैं अगर सवाल आपसे पूछूं, हु इज द फॉरमोस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली, तो भाई फॉरमोस्ट कहने का मतलब जिससे आप प्रेरित हैं। फाइन। जैसे अगर मैं सवाल पूछने की कोशिश करूं, हु इज द फॉरमोस्ट पीएम ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब क्रम की बात नहीं है, जिसका जिक्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसी का फॉरमोस्ट से जवाब देंगे। हो सकता है कुछ लोग नाम का अगर जिक्र करें तो कुछ लोग इंदिरा गांधी का जिक्र कर सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है तो नरेंद्र मोदी का जिक्र कर सकते हैं, हो सकता है आप में से कोई इंसान अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर सकते हैं, जो आप चाहे वो नाम ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम इस लेटेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो लेटेस्ट सिर्फ और सिर्फ टाइम की बात करता है। जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, तो लेटेस्ट के साथ अगर मैं न्यूज को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो लेटेस्ट का मतलब टाइम की जानकारी हुई, और टाइम के आधार पर ये हमें मीनिंग तैयार करता है, उसे हम कहते हैं रिसेंट। क्या कहते हैं? तो लेटेस्ट का मीनिंग यहाँ पर रिसेंट तैयार हुआ कि अभी अभी हाल ही की खबर कौन सी है। मैंने आपके सामने जो शब्दों को तैयार किया एक बार फिर से सुने समझे। फर्स्ट, जब संख्या 2 से ज्यादा की हो तो जो सबसे पहले क्रम पर आए वो फर्स्ट हुआ, क्रम में जो सबसे आखिर में आया वो लास्ट हुआ। फॉर्मर सिर्फ दो के लिए यूज होने वाला, दो में जो पहले आए वो फॉर्मर हुआ, दूसरे पर जो आया वो लेटर हुआ। फॉरमोस्ट का मतलब हुआ जिसका जिक्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिमार्केबल को हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट को हो, जैसा आप चाहें। और इसी में आखिर शब्द आता है लेटेस्ट, जो समय की बात करता है, जिसका अर्थ रिसेंट से जुड़ता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं इन छोटे छोटे शब्दों को आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए मेरे दोस्तों, थोड़ी बात आगे लेकर चल लेते हैं। एक अगली शब्द की महिमा से हम लोग मिल लेते हैं। एक शब्द हम लोगों ने लिखा,
मैंने आपके सामने 4 शब्द लिखे हैं दोस्तों, और इन शब्दों को समझने की कोशिश करने से पहले मैं कुछ एक सेंटेंसेस आपके सामने लिखना चाहूंगा। थोड़ा सा ध्यान लगाएं, अपने आंसर सोचने की कोशिश करें, फिर मैं आपको इनके फर्क समझाने की कोशिश करूंगा। इन सभी के सभी सेंटेंसेस में देखो बच्चों, लिखने पे टाइम वेस्ट ना करें, मैं फिर कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सोचने की जरूरत नहीं है। इन सभी के सभी शब्दों पर अगर हम फोकस करना चाहें तो इनके अर्थ समझ लेते हैं और उसके आधार पर सवाल समझ आने की कोशिश। अनदर हम लोग यूज करते हैं एट्रीब्यूटिव सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, अदर का हम जिक्र करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, अब अगर इस आधार पर हम कहानी को समझें तो सिंगुलर और ये हुआ प्लूरल के लिए। तो ये जो लिखा है बेसिकली स्टोरी बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से ही हम लोगों ने इसके साथ जो शब्द यूज किया अनदर, यहाँ लिखा है गेस्ट्स, बेसिकली प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसके लिए यूज किया अदर। अब देखो असलियत क्या है वो थोड़ा सा समझने का काम करें। अगर आप इस अनदर को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो अनदर शब्द बना है एन के साथ जुड़कर अदर, और इस एन की ही वजह से शायद हम लोग यूज कर रहे हैं इसके साथ एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब पेपर आप लोगों के साथ छोटा सा मजाक तैयार करता है कुछ इस तरह से कि क्या मैं एन अनदर कह सकता हूं? तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? यार एक ही सेंटेंस में हम 2 आर्टिकल्स एक साथ तो कभी भी यूज नहीं करते। फाइन, आर्टिकल्स क्या ही आगे हमें समझ आएगा। अच्छा फिर सोच के बताओ, क्या मैं ऐसा कुछ आपके सामने लिख सकता हूं? बात वहीं की वहीं रह गई कि भैया इन दोनों को देखें ध्यान से तो ये आर्टिकल्स ही तो हैं, दोनों आर्टिकल्स एक साथ नहीं आते हैं, हाँ है ना। अब एक तीसरा सवाल उठता है कि ये द का इनफैक्ट क्या मीनिंग है। हम लोग जानते हैं कि जब हम द का जिक्र करते हैं तो द जिसके भी साथ हम यूज करते हैं वो एक स्पेसिफिक सेंस कन्वे करने वाला शब्द हुआ। जब ये स्पेसिफिक सेंस कन्वे करता है तो भैया स्पेसिफिक कन्वे करने के लिए जरूरी नहीं है कि इसके साथ कोई सिंगुलर ही हो, आप चाहें तो इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। गिरीश गेव मी एन अनदर एग्जाम्पल, जरूरत ही नहीं है, इतना ही काफी है क्योंकि ये सिंगुलर का ताल्लुक रख रहा है। द अनदर आस्पेक्ट ऑफ द सेम स्टोरी वॉज नाइस। अब अगर ध्यान से हम समझें तो एक ही कहानी का जो दूसरा पहलू आप बताओगे तो वो शायद स्पेसिफिक सेंस कन्वे कर रहा है, तो एन की हमें जरूरत नहीं, द अदर कह देना सही। इन वन हैंड ही कैरिड एन अम्ब्रेला एंड इन, अब देखो ध्यान से कि इंसान के 2 हाथ हुए, एक हाथ में अगर वो अम्ब्रेला लिए है तो दूसरा हाथ तो आपका स्पेसिफिक हुआ। अब अगर दूसरा हाथ स्पेसिफिक हुआ, इसी के ताल्लुक में आप लोग द के साथ मेंशन करना चाहेंगे अदर। ठीक है,
सम अदर को अगर मैं ध्यान से समझना चाहूं तो सम अभी अभी हम समझ कर आए हैं, सिंगुलर या प्लूरल किसी के साथ भी यूज हो सकता है। तो इसके लिए अगर हम कहें तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन, कोई भी शब्द यूज हो सकता है। यू शुड ट्राई सम अदर ड्रेसेस, ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना जी। सम अदर का मतलब कोई भी ड्रेस जो आपको समझ आए, फाइन। तो छोटी सी बात है, एक बार देख लीजिएगा फिर चलते हैं आगे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस बात को यहां तक देख लिया होगा, समझने की कोशिश की होगी। लाइव क्लास का यही फायदा होता है कि स्टूडेंट्स अटेंटिवली सुनते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, और यही समझने का काम है। आराम से लिखें, बहुत समय मिलता है लिखने का, ठीक है जी। दो शब्द इसी कैटेगरी से और हम लोगों को जुड़े हुए दिखाई देते हैं। एक मैंने कहा फर्दर, एक शब्द मैंने कहा फार्दर। फर्दर और फार्दर की अगर हम बात करते हैं तो ये शब्द बड़े प्यारे हैं, और इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से, इन शब्दों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इन शब्दों के अंदर छोटी छोटी चीजें जुड़ती हैं। मैं अगर इस बात को समझने का काम करूं तो फर्दर का जब हम जिक्र करते हैं तो फर्दर बताने की कोशिश करता है एक सीक्वेंस के बारे में, फाइन। सीक्वेंस के बारे में अधिकतर हम इसके साथ यूज करने की कोशिश करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है बच्चों। और अगर हम इसके साथ डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस भी हमारा सीक्वेंस में ही मेंशन किया जाता है। आगे हम इसके साथ हमेशा एक शब्द को जिक्र में लाते हैं, टू। अगर फार्दर की हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की बात करता है, और ये डिस्टेंस आता है हमारे सामने रैंडम डिस्टेंस। दोनों के फर्क को समझने के लिए एग्जांपल्स पर फोकस करिएगा प्लीज। जैसे अगर मैं एक डिस्टेंस की बात करना चाहूं, डिस्टेंस नहीं, पहले एग्जांपल की बात करता हूं। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर फर्दर, व्हाट इज योर फर्दर क्वेश्चन। अब ध्यान से देखने की कोशिश करें, क्वेश्चन के साथ फर्दर लिखने का मतलब क्या हुआ, आपने जो अभी तक कहा या पूछा, मैं इसी सीक्वेंस में अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं, इसलिए फर्दर कह देना अपनी जगह बिल्कुल सही है, राइट। अगर मैं कहने की कोशिश करूं एक छोटी सी बात, रैंडम डिस्टेंस की बात करना चाहूं, तो एक छोटा सा सवाल तैयार होता है। मैंने आपके सामने कहा गोवा इज फार्दर, और इसके साथ हम हमेशा देन का यूज करते हैं, गोवा इज फार्दर देन। अगर हम आगे लिखने की कोशिश करें, गोवा इज फार्दर देन पटना फ्रॉम दिल्ली। तो ध्यान से देखने की कोशिश करना, दिल्ली से पटना दूर है, दिल्ली से गोवा दूर है, पर ज्यादा दूर क्या है, शायद हम समझते हैं गोवा। अगर आप इसको थोड़ा सा मैप पर देखने की कोशिश करें, दिल्ली इस तरफ, पटना थोड़ा इस तरफ हुआ, ठीक है, थोड़ा दाएं बाएं हो सकता है, गुस्सा ना हो, और गोवा मैप में नीचे की तरफ। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ, रैंडम डिस्टेंस। रैंडम डिस्टेंस का मतलब हुआ एक चीज कहीं और है और दूसरी चीज कहीं और है, फाइन। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं सीक्वेंस में मेंटेन करने की कोशिश करूं तो एक छोटा सा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, चंडीगढ़ इज फर्दर टू अंबाला फ्रॉम दिल्ली। तो सर दिल्ली से अंबाला, अंबाला से आगे आता है चंडीगढ़, राइट। ये सीक्वेंस में आने वाली बात है, अरे हाँ है ना। तो ये छोटी सी एक बात है फर्दर और फार्दर के जिक्र में, एक बार इसे फटाफट से आप देख लीजिएगा, फिर मैं चलता हूं लेकर बात आगे।
चलिए दोस्तों, एक अगली बात से मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने के लिए तैयार रहें। ये बहुत खूबसूरत बात है और अधिकतर एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है। कल मैं आप लोगों के कमेंट्स की जब बात कर रहा था, तो कल क्लास में मैं जब आप लोगों के कमेंट्स देख रहा था, तो कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स में ये भी एक बच्चे ने कहा था, सर इनका फर्क बता दो। मैं आप लोगों को बताऊंगा तो सब कुछ, लेकिन मैं इस चीज को देखकर बड़ा अचरज में था कि स्टूडेंट्स को कहीं पर भी अगर पढ़ाया गया है तो उन्हें कितनी बुरी तरीके से डैमेज किया है। अब आप यहां पर आने के बाद इस चीज को समझने, ध्यान से समझना भाई साहब, आप लोगों ने एडजेक्टिव्स के बारे में डेफिनेशन पढ़ी, अरेंजमेंट सीखी, टाइप्स को सीखा, करेक्ट यूसेज बनते कैसे वो सीखे, और उसके बाद ये कहानी आ रही है। कॉमन सेंस लगाना इस बात पर। और जिन स्टूडेंट्स को डैमेज किया जाता है, मुझे लगता है कि एडजेक्टिव के नाम पर कहानी शुरू की और सीधी ये बकवास शुरू कर दी। बातचीत में तो गड़बड़ है। दोस्तों, जो मैं कहना चाहता हूं वो बात बिल्कुल स्पष्ट है। सीखो सीक्वेंस में, सीखो सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है, और आधारभूत जानकारी जोड़ते हुए सीखोगे, कभी मार नहीं खाओगे। ठीक है, मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। सब टीचर्स अपनी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, जिसको जो पढ़ाना है वो पढ़ा रहा है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना रास्ता मुझे प्यारा है, ठीक है। और इसीलिए बार बार कहता हूं, किसी से कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। किसने क्या करा है, हो सकता है उन्होंने अपनी नॉलेज जितनी हद तक समझी है वो करा रहे हैं। ना किसी टीचर का अच्छा, ना किसी टीचर का बुरा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इतना लेना देना है कि मैं आपको सिस्टमैटिक समझाऊंगा। और याद रखना, शास्त्रों की बात बार बार कहता हूं, एको साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। एक के पीछे लग जाओ, वही बेड़ा पार कराएगा, और सबके पीछे पड़ जाओगे, आखिर में कहीं नहीं पहुंचोगे। ये मैं नहीं कहता, ये बहुत प्राचीन शास्त्रों की बातें हैं। खैर, ज्यादा दूर नहीं। मेरे सामने 6 शब्द लिखे हैं, प्लीज लिखने का काम छोड़ दीजिएगा, फिर कह रहा हूं, ठीक है। मेरे सामने 6 शब्द लिखे हैं, इन 6 शब्दों के अर्थ, फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने लिखे हुए इस लिटिल और फ्यू की अगर हम बात करें, तो लिटिल एट्रीब्यूटिव होता है अनकाउंटेबल नाउन का, फ्यू एट्रीब्यूटिव होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन का। और यही जो फर्क है वो सभी पर लागू होता है। अब इनके अर्थ की अगर हम बात करें, तो लिटिल का अर्थ समझ में आता है ऑलमोस्ट निल। इसका अर्थ हमने तैयार किया ऑलमोस्ट निल। जब निल हो ही गया है तो इसकी जो मीनिंग या सेंस तैयार हुई, नेगेटिव सेंस, यानी कि अर्थ निकलता है न के बराबर। यानी कि किसी चीज का होना या किसी चीज का ना होना वो एक समान है। यानी कि किसी चीज का होना या किसी चीज का ना होना वो एक समान है। हो या ना हो, बिल्कुल एक ही बात हुई। जैसे ही हम लोगों ने इसके साथ आर्टिकल ए को कंपाउंड किया, तो कंपाउंड करने का मतलब समझ आता है एटलीस्ट सम। जब एटलीस्ट सम की हम बात करते हैं, तो सम का मीनिंग अभी अभी हम लोगों ने समझा था, ये कन्वे करता है पॉजिटिव सेंस। यानी कि ये जो भी हमारे सामने थोड़ा संख्या या मात्रा आती है, थोड़ा पर जिससे काम चल जाए, वो थोड़ी संख्या या मात्रा जिससे आपका काम चल जाए, जिससे आपको ये ना लगे कि ये चीज है ही नहीं, पर थोड़ी संख्या से काम चल जाए। जब हम इस द लिटिल या द फ्यू की बात करते हैं, तो द का ध्यान रखा जाए कि द जब भी हम यूज करते हैं तो ये कन्वे करता है एक स्पेसिफिक सेंस। और स्पेसिफिक सेंस में जब हम इसे यूज करते हैं, तो स्पेसिफिक सेंस बताने वाले शब्दों की अगर हम बात करें, तो स्पेसिफिक सेंस में याद रखना बच्चों, जब भी इस शब्द का हम लोग जिक्र करते हैं तो इसके साथ एंटीसीडेंट नाम की एक चीज आती है, और स्पेसिफिक बनाते ही हम लोग इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन पिछली क्लासेस में सीख कर आए थे। लिख रहा हूं कुछ सेंटेंसेस, साथ साथ समझने की और आंसर्स बनाने की कोशिश करें, फिर मैं डिस्कशन करना शुरू करूंगा।
मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, अपने आंसर्स मेंटली तैयार करें। प्लीज अपने आंसर्स लिखने की कोशिश ना करें, सिर्फ इसके बारे में सोचें, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अब इन सभी के सभी सेंटेंसेस के अंदर अपने आंसर्स हम फिल करना चाहें तो समझ आ सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लुक एट द सेंटेंस वन। राहुल ड्रैंक वाटर फ्रॉम द ग्लास। अब देखो, वाटर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन हुआ, इसी वजह से लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल से ही अब आंसर तैयार करेंगे। अब अगर राहुल ने पानी पिया तो इतना तो पिया जितने से उसका काम चल जाए, इसलिए हम लोगों ने चुना यहां पर ज्यादा बेहतर आ लिटिल। वेयर आर फ्रेंड्स दैट यू हैड इन योर कॉलेज डेज। तो इस फ्रेंड्स को स्पेसिफिक सेंस बनाने के लिए ये रहा दैट और रिलेटिव क्लॉज। तो शायद हम लोग जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के दौरान हम लोगों ने इसको जोड़ना सीखना सीखा था। द डॉक्टर एडवाइज हिम रेस्ट फॉर डेज। रेस्ट इतना तो करेगा ही जितने से उसका काम चल जाए, इसलिए ज्यादा बेहतर हुआ आफिव का चुनाव हो। आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर ब्लैंक हेल्प दैट ही ऑफर्ड। जो मदद उसने की, तो इस दैट की वजह से स्पेसिफिक बात हुई, इसलिए ज्यादा बेहतर हुआ अनकाउंटेबल नाउन होने के नाते द लिटिल का जिक्र हो। शी नो, शी नो नहीं, शी नोज। शी नोज ब्लैंक जर्मन। अब उसे जर्मन आती है या नहीं मुझे नहीं पता। देयर फोर शी कैन नॉट स्पीक और राइट इट। अब एक बात बताओ सर, मुझे स्पेनिश भाषा नहीं आती, इसलिए ना तो मैं भाषा स्पेनिश बोल सकता और ना ही लिख सकता। इसका मतलब न के बराबर, इसलिए हम लोगों ने इसके लिए चुना लिटिल। शायद हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, शायद ये नाउन में हमने समझा है। भैया आराम से नाउन को देखना। डू नॉट टीज हिम, उससे मत छेड़ना। ही हैज ब्लैंक पेशेंस, यानी कि उसके पास पेशेंस ना के बराबर है, क्या पता वो झगड़ बैठे, इसलिए आपने इसके लिए चुना लिटिल। तो उम्मीद करता हूं इन छोटे छोटे शब्दों के अर्थ फटाफट से आप लोग देख लेंगे, उसके बाद हम कहानी को शुरू करेंगे। प्लीज टेक योर टाइम। द लिटिल और द फ्यू का तो बिल्कुल सीधा सटीक रास्ता है भैया, रिलेटिव क्लॉज जुड़ा मिलता है दैट के साथ, ठीक है जी। और एक ही बार में इसकी पकड़ मिल जाती है, देखना सीखना समझना। दीपक साहब थोड़े से कमेंट्स दिखाएंगे, बच्चों से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, है ना। 1 घंटा हो गया लगातार चलते हुए, कोई बेहोश तो नहीं हो गया। ओ यार चंडीगढ़ वाली ये नी तेरी करागी हथियार दे खड़े। अरे कहाँ हो तुम। धर्मेंद्र सिंह क्या कमेंट का रिप्लाई करें, बताओ बेटा। आप कहते हैं सर ऐप आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, बताओ क्या रिप्लाई करूं। सवाल ही बेवजह का है। सर जरा देखिएगा कमेंट सही चल रहे हैं। क्या नेट इशू आ रहा है। सुनीता बेटा, नो गर्ल के मतलब का समझ में ये समझना कि नो गर्ल सब्जेक्ट ये भी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह कुछ तो मान के चलोगे। So nice of you.
बहुत अच्छे इंसान है जी, बहुत अच्छे इंसान है। so nice of you। ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਵਲੈਕ ਨੀ, ਜਿਹੜਾ तेरे शहर ले लवा फ्लैट नी। नीरज पुत्र सब ठीक है, सब बढ़िया। हाँ जी मैं देख रहा, सारे सेट हैं। चलिए दोस्तों कहानी आगे लेके चलते हैं, कमेंट वाले सेक्शन को रोकें और एक अगली बात से मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली बात आती है हमारे एडजेक्टिव्स की, बहुत प्यारी चीज है जिसे हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को थोड़ा ध्यान से सुनना शुरू करें। ठीक है, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है लेडीज एंड जेंटलमैन। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को अगर हम समझने का काम करें तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 हिस्सों में बढ़ती हैं और तीनों के तीनों का नाम सुन लीजिएगा। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के 3 हिस्से सामने आते हैं। एक हुआ हमारे सामने पॉजिटिव डिग्री, दूसरी की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरे की अगर हम बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री। तीनों की तीनों डिग्रीज हैं। धीरे धीरे इनको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग एक एक करके। एडजेक्टिव्स का ये जो लेवल अब हम तैयार कर रहे हैं ये काफी खूबसूरत लेवल होगा और इस लेवल पर हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को समझेंगे और साथ साथ ये भी याद रखना इसके बहुत अच्छे से अच्छे पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं पेशेंस के साथ आप सुने, समझेंगे और सीखेंगे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 अलग अलग लेवल पर काम करती हैं। मैं कहानी शुरू करना चाहूंगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आपके साथ मिलकर पॉजिटिव डिग्री के आधार पर। ध्यान से सीखें, समझें। सबसे पहले हम लोग समझने का काम कर रहे हैं एक प्यारी सी डिग्री जिसे हम लोग कहना चाहें तो पॉजिटिव डिग्री। जब पॉजिटिव डिग्री की हम बात करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री अपने आप में है क्या, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसकी छोटे छोटे चेक पॉइंट्स हैं। इस पॉजिटिव डिग्री की अगर हम बात करें तो नो कंपैरिजन एट ऑल। पॉजिटिव डिग्री में किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता, यानी कि ये जिसकी भी है उसकी इंडिविजुअल क्वालिटी है। ये जिसकी भी है उसकी इंडिविजुअल क्वालिटी है। फाइन, जैसे अगर मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं, शेखर वियर्स अ ब्लैक शर्ट। मैं अगर कहने की कोशिश करूं एक दूसरा सेंटेंस, राधा इज ब्यूटीफुल। अब अगर इस सेंटेंस की मैं बात करना चाहूं तो बड़ा प्यार से समझ आ सकता है। शेखर वियर्स व्हाट, व्हाट का जवाब मुझे दिया शर्ट ने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। व्हाट काइंड ऑफ शर्ट, ये आपके सामने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रहा और इसी की वजह से शायद आर्टिकल ए यूज किया, आया ना, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इस एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ना कहकर मैं इसको एक नए नाम से जानूंगा, पॉजिटिव डिग्री। फाइन, मैंने आपसे पूछा राधा इज ब्यूटीफुल, राधा कैसी है, आपने कहा राधा का प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ। अब मैं इसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ना कहकर इसे पॉजिटिव डिग्री कहूंगा। कायदे से इस बात को समझने का काम करें। जिन एडजेक्टिव्स को हम अभी तक एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव कहकर आए थे, हम उन एडजेक्टिव्स को एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव ना कहकर अब पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानेंगे। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या हुआ, हमने अभी अभी समझने का काम किया, यानी कि जिसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। आपके दिल में एक सवाल उठेगा, सर इनका नाम बदलने की क्या जरूरत थी। मेरे दोस्तों, हम लोगों ने बहुत पहले, जब बचपन में हम पढ़ते थे तो हम लोगों ने बहुत पहले सीखने की कोशिश की काउंटिंग। थोड़ा वक्त बीता, इसी काउंटिंग को हमने कहा नेचुरल नंबर। एक छोटी सी जीरो जोड़ दी, यही बना आपका होल नंबर। पॉजिटिव माइनस एक ही नंबर लाइन पर ड्रॉ किए, इंटीजर्स। सवाल ये है कि सर संख्या तो वही है, जैसे जैसे आप यूज बदलते चले गए नाम बदल गया। पॉइंट यही है कि जिसको अब तक हम एडजेक्टिव कहकर आए थे, अब उसे हम एडजेक्टिव ना कहकर अब उसी बातचीत को हम लोग कहने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव डिग्री।
चलिए दोस्तों, कहानी को समझने की कोशिश करना चाहूंगा मैं। कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। कायदा क्या है वो मैं समझाना शुरू करूंगा। फाइन। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और इन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ध्यान से देख लें और साथ कहानी को सुनना समझना शुरू करें। मैंने आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखे हैं। ये सभी के सभी बेसिकली पॉजिटिव डिग्री के आधार पर पूछे जाने वाले सवाल हैं। पॉजिटिव डिग्री के आधार पर क्या है सवाल का लॉजिक, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपके सामने कहने की कोशिश करूं, वह मेरा बड़ा भाई है। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, वह मेरा बड़ा भाई है। फाइन। अब अगर मैं इसी से एक और सेंटेंस तैयार करूं, बड़ा का आदर करो। मैंने कुछ गलत लिख दिया है? क्या गलत लिख दिया? अच्छा, ये गलत लिख दिया। इसकी जगह क्या होना चाहिए भाई? ओके, बड़ों का आदर करो। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। यहीं से छोटा सा नियम निकल कर आता है। मैं अगर आप लोगों से सवाल पूछूं, वह मेरा कौन है, तो आपने जवाब दिया भाई। कौन का आंसर देने वाला शब्द बेसिकली एक नाउन है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट काइंड ऑफ ब्रदर, तो आपने कहा बड़ा, यानी कि नाउन से पहले आकर ये शब्द काम कर रहा है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को मैं जानता हूं इस नाम से, पॉजिटिव डिग्री। अब बच्चों अगर पॉजिटिव डिग्री की तरह से ये यूज हुआ है और इसी लिखे हुए शब्द को मैं सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा हूं, तो इसका बिहेवियर प्लूरल बन रहा है। यहां से एक नियम तैयार हुआ कि जब भी हम किसी पॉजिटिव डिग्री को सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, उसका बिहेवियर सिंगुलर ना होकर प्लूरल हो जाता है। मैं इस बात को लिखना चाहूंगा कायदे की तरह से, थोड़ा ध्यान से देखें समझें। हम जब भी किसी पॉजिटिव डिग्री को सेंटेंस में यूज करते हैं सब्जेक्ट बनाकर, फिलहाल मैं तुक्का लगा रहा हूं सब्जेक्ट की तरह, तो बच्चों इसका जो बिहेवियर है वो रहता है प्लूरल। मैंने कहा बिहेवियर रहता है प्लूरल, लेकिन हम इसका प्लूरल नहीं बनाते। इसका मतलब इनके साथ हम प्लूरल बनाने का एस या ईएस नहीं जोड़ते। ये शायद मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। अब अगर ये हमारे सामने प्लूरल यूज हो रहा है, तो मेरे दोस्तों आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसी चाहिए? प्लूरल। तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, तो आने वाला जो हमारा प्रोनाउन है बेसिकली उस प्रोनाउन को भी हम लोग यूज करते हैं प्लूरल। कैसे यूज करते हैं? प्रोनाउन को भी हम लोग यूज करते हैं प्लूरल। अब इस बात को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने इसके साथ एक आर्टिकल जोड़ दिया जो इसके प्लूरल बिहेवियर को मेंटेन करता है। क्या है ये वजह, अभी मैं समझाऊंगा, पहले फोकस करें। मेरे सामने लिखा हुआ सेंटेंस है, बाहुबली वॉज अ ब्रेव वॉरियर। बाहुबली वॉज व्हाट? आपने जवाब दिया वॉरियर। नाउन से ठीक पहले आने वाला ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पर अब मैं इसे कहूंगा पॉजिटिव डिग्री। ठीक है बच्चों। अब अगर मान लो इसी लिखे हुए सवाल से मैं एक और सवाल तैयार करना चाहूं और मैंने आपके सामने लिख दिया ब्रेव इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, क्या ये सेंटेंस अपने आप में ठीक होगा? आप कहोगे नहीं सर। अगर इसी पॉजिटिव डिग्री को आप बिना किसी नाउन के यूज कर रहे हो तो बहुजी इसका बिहेवियर प्लूरल हुआ, तो इज हटाकर हम लिखेंगे आर, और इसे मेंटेन करने के लिए हमने चुना द। करेक्ट आंसर बनता है द ब्रेव आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। पॉइंट समझ आ रहा है? अब
इस बात की वजह पर मैं लेकर जाऊंगा, पहले सेंटेंसेस को करेक्ट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर दिमाग लगाएं। ब्यूटीफुल इज यूजुअली लव्ड। अगर ब्यूटीफुल बिना नाउन के यूज हो रहा है तो लगाओ इसके साथ एक द, और बिहेवियर हुआ आपकी तरफ से प्लूरल। द मैड, अगर एडजेक्टिव का यूज हम कर रहे हैं बिना किसी नाउन के तो इसका बिहेवियर हुआ प्लूरल। प्लूरल होने की वजह से ये हुआ हैव, और प्लूरल होने की वजह से इसको हटाकर भी आप लोग लिखने का काम करेंगे दे आर। बात समझ कुछ कुछ आ रही है। अब इस वजह को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो खेल जल्दी समझ आया। मेरे सामने मैंने हिंदी का एक एग्जाम्पल लिया। आप हमेशा सोचते होंगे सर हिंदी के तो खिलाफ रहते हैं जब तैयारी करने की। मैं हिंदी के खिलाफ नहीं बोलता, मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पर हिंदी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक। लेकिन आज मेरा एग्जाम्पल हिंदी से बना, ये बात तो गड़बड़ है। मैं इस बात को फिर समझने की कोशिश करूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह मेरा बड़ा भाई है, और फिर मैंने कहा इस तरह का सेंटेंस। अरे भाई हाँ है ना। अब अगर मैं इसको समझने का काम करूं तो जैसे ही मैंने इस लिखे हुए एडजेक्टिव को सब्जेक्ट की तरह यूज किया तो बड़ों का मतलब समझ में आया, वो लोग जो हमसे बड़े हैं। शायद इस लोग की अगर मैं बात करना चाहूं तो हम लोग इसी शब्द के लिए यूज करते हैं एक शब्द, एंड दैट इज कॉल्ड पीपल। कुछ याद आ रहा है बच्चों? नाउन के दौरान 5 पी से हम लोग मिले थे। वो 5 पी, पुलिस, पब्लिक, पीपल एटसेट्रा। तो मुझे ये याद आ रहा है कि इस लिखे हुए शब्द को अगर मैं बड़ों कहने की बात कर रहा हूं तो वो लोग जो हमसे बड़े हैं, यानी कि वो लोग जो ब्रेव हैं। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इस लिखे हुए शब्द के साथ पीपल लिखा नहीं है पर अंडरस्टूड है। शायद यही वो वजह है कि इसके साथ एक आर्टिकल द का यूज हुआ और ये प्लूरल हुआ। मैं अगर कहने की कोशिश करूं द ब्यूटीफुल, वो लोग जो खूबसूरत हैं, इसका मतलब इसके साथ पीपल लिखा नहीं है पर ये अंडरस्टूड है। मैंने कहा द मैड, यानी कि वो लोग, तो इसीलिए इसके साथ द का यूज किया और इसी की वजह से आपने हैव का यूज किया। तो बात ये पल्ले पड़ गई कि पॉजिटिव डिग्री जैसे लिखे हुए इन शब्दों में हम लोगों को पीपल लिखा नहीं पर अंडरस्टूड होता है, और शायद यही वो खास वजह है जिसकी वजह से हम लोग इसके बिहेवियर को प्लूरल लेकर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बातों से मैं मिलाना चाहूंगा आप लोगों को। यहां लिखा है द ऑनेस्ट, बिहेवियर प्लूरल हुआ क्योंकि द ऑनेस्ट का मतलब वो लोग जो ईमानदार हैं। तो पीपल मीनिंग तैयार कर रहा है, इसलिए यहां पर हुआ हैव, और हैव होने के साथ साथ इसको हटाकर हम लोगों ने तैयार किया देयर। हम जानते हैं लाइफ अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। आगे एक बात आती है हमारे सामने, शी हेल्प्स द पुअर। अब द के साथ अगर पुअर को हमने जोड़ा, बिहेवियर प्लूरल हुआ। हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन में एक बात समझने की कोशिश की थी, कुछ याद आ रहा है? वही बात यहां काम आ रही है। तो इस लिखे हुए हु ने रिलेट करने का काम किया द पुअर। हम जानते हैं द लगाने से पॉजिटिव डिग्री का बिहेवियर प्लूरल हुआ, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हुई। तो प्लूरल होने के नाते इस हैव को हटाकर यहां पर हमने लिखा हैव। जब बात हो ही प्लूरल की गई है तो इस हिज को हटाकर हमने चुना देयर को। बड़े ध्यान से देखें, समझें, बात करते हैं उसके बाद आगे। चलिए, मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बातचीत को आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। कहानी को आराम से लिखें, ठीक है बच्चों? पॉजिटिव डिग्री से ये सवाल हमारा एग्जामिनेशन हमसे पूछता है, इसे अच्छे से आप प्लीज तैयार करें, समझने की कोशिश करें। फाइन। तो मुझे लगता है मेरा समय थोड़ा सा कम रह गया है, और थोड़े से कमेंट्स वाले सेक्शन पर मैं बातचीत कर लेता हूँ। थोड़े से कमेंट्स वाले सेक्शन पर मैं बातचीत कर लेता हूँ। आज आप लोगों से बात थोड़ी सी कम हो पाई है।
तो जरा कमेंट्स वाले सेक्शन पर आए, देखना चाहूंगा, मैं सुनना चाहूंगा बच्चों के क्या तजुर्बे हैं अब तक के पढ़ने सीखने के माहौल के। आ जाइए। हेलो एवरीवन, फटाफट से आ जाएं आज की क्लास को लेकर। सर इस समय की ऑनलाइन क्लास पूरी नहीं पढ़ पाता हूँ, आपकी क्लास ऑनलाइन पढ़ने में मजा है, एक नए बैच में जो टाइम है ये ठीक है। ट्रांसफर नहीं हो पाएगा कोई एनरोलमेंट, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं दुर्गा, मेरे बच्चे, जो बच्चे आप लोग क्लास के अंदर लाइव पढ़ते हैं उसका ही मजा है, फाइन। आपने कहा हाउसेस कहना गलत होगा, एक बात बताओ यार, काफी सारे लोग एक घर में भी तो रह सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है बेटा। बहुत अच्छा इंसान है। थैंक यू कपिल साहब, मध्य प्रदेश से हैं ये, पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। थैंक यू कपिल साहब। विकास साहब कहते हैं बहुत बात करते हैं सर। कोई बात नहीं बेटा। कुछ लोग अपने जीवन से इतने परेशान होते हैं इतने परेशान होते हैं कि वो अपनी परेशानी दूसरों के सिर मंडना शुरू कर देते हैं। भगवान ऐसे आत्माओं को शांति दे। नाइस। तो मुझे लगता है, देखना जरा समय कितना बचा है मेरे पास। है जी, कितना? अच्छा अच्छा, गुस्सा मत हो भाई, गुस्से से बड़ा डर लगता है। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों ने आज की कहानी को, मुझे आप लगता है आप लोगों को आज की कहानी के, एक बच्चे ने सर जैसे हम नोट नहीं लिखते, बाद में नोट कर लेंगे, अगर नोट नहीं करते तो कुछ समझ में नहीं आता। चलिए, थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आराम से पढ़ने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल हम इसी कहानी को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू अगेन, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।